जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2023 नेक्स्ट वैकेंसी 21,391 पोस्ट के लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 14 तक नहीं देखोगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम 50 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? स्ट्रेबो ने, बी है एरियन, सी है प्लिनी और डी है टॉलमी। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी चुन रहे हैं प्लिनी, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि आबू का जैन मंदिर किससे बना है? बलुआ पत्थर से, सी है चूना पत्थर से, सी है ग्रेनाइट से और डी है संगमरमर से। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? आबू का जैन मंदिर किससे बना है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं संगमरमर, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य कलाकृति किस कला का एक विशिष्ट उदाहरण है? चोल कला का, गंधार कला का, मथुरा कला का और मौर्य कला का। बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं चोल कला, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर चार नंबर प्रश्न है आपके सामने कि परम भगवान उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त। बताइए यहाँ पर चार नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो चार नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, तो बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पाँच नंबर प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद का व्यतीत करे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता और ऑप्शन नंबर डी है गोपाल कृष्ण गोखले। बताइए यहाँ पर पाँच नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पाँच नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले, बिल्कुल ही सही जवाब है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट यहाँ पर छः नंबर प्रश्न आपके सामने कि शैलेंद्र शासकों के साम्राज्य को किस चोल राजा ने समुद्री मार्ग भेजकर विजित किया? विजयालय, राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम और परांतक। बताइए यहाँ पर छः नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो छः नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं राजेंद्र प्रथम, बिल्कुल ही सही जवाब है। सात नंबर प्रश्न है आपके सामने कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? 1936 में, 1939 में, 1942 में और 1945 में। बताइए यहाँ पर सात नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? जल्दी कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं 1936 ईस्वी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आठ नौ प्रश्न आपके सामने कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? वारेन हेस्टिंग्स के, लॉर्ड बेलेजली के, लॉर्ड कर्जन के और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के। बताइए यहाँ पर आठ नौ प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो आठ नौ प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं लॉर्ड कर्जन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर नौ प्रश्न है आपके सामने कि सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? अस्थाई बंदोबस्त, महालवारी बंदोबस्त, रेवतवारी बंदोबस्त और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर नौ प्रश्न का सही आंसर क्या है? सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे रेवतवारी बंदोबस्त, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सूरत में अंग्रेज़ों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 10 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं जहांगीर, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उसमें प्रयास कीजिएगा इस वीडियो को शेयर करने की। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है?
महात्मा गांधी को, राजा राम मोहन राय को, रविन्द्रनाथ टैगोर को और दयानंद सरस्वती को। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है। तो 11वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, राजा राम मोहन राय, बिल्कुल ही सही जवाब है। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था, तो 1828 ईस्वी में, यह भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि स्वतंत्रता के पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी। पुडुचेरी, पटना, सूरत और गोवा। इनमें से बताना है आपको कि फ्रांसीसी का कॉलोनी इनमें से कौन सा नहीं था। जल्दी से कमेंट कीजिए 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 12वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, पटना, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण क्या था। आयोजन तथा नेतृत्व का अभाव, असामयिक था, अंग्रेज़ों को फ्रांसीसियों का समर्थन मिला था, अंग्रेज़ों की संख्या अधिक थी। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 1857 के विद्रोह का विफलता का मुख्य कारण क्या था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, आयोजन तथा नेतृत्व का अभाव, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन से कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी और आसफ अली। जल्दी से बताइए 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन जो भारत आया था तो उस टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे। तो 14वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, जेपी कृपलानी, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के समर्थन सर्वप्रथम किसने रखा था। 15वां प्रश्न कर रहा है कि स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के सर्वप्रथम किसने रखा था। बाल गंगाधर तिलक, CR दास, डॉक्टर दादा भाई नौरोजी और महात्मा गांधी। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 15वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल ही सही जवाब है। 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन खिलाफत समिति में नहीं था। मजहर उल हक, हजरत मोहानी, CA मौलाना शौकत अली और हकीम अजमल खां। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 16वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, मजहर उल हक, बिल्कुल ही सही जवाब है। 17वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना को, महात्मा गांधी को, खान अब्दुल गफ्फार खान को और बाल गंगाधर तिलक को। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न आपके सामने कि सर चार्ल्स वुड ने 1854 में शैक्षणिक स्थिरता ड्राफ्ट की, तब वह क्या था। भारत का राज्य सचिव था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का अध्यक्ष थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष थे और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री थे। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का अध्यक्ष, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि आपतन का कोण किसके बीच का होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो आपतन कोण होता है वो किसके बीच का होता है। तो देखिए यह एक समतल दर्पण है और समतल दर्पण पर जब हम इस पर प्रकाश छोड़ते हैं तो ये परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए ये है जो कि आपतित किरण है और जो यहाँ से परिवर्तित हो गया उसको परावर्तित किरण कहते हैं और जो बीच में है इसी को अभिलंब कहते हैं। तो इसको आपतन कोण कहते हैं और इसको परावर्तन कोण कहते हैं। तो जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो आपतन कोण होता है ये आपतित किरण तथा विलंब के बीच रहता है और जो परावर्तन कोण होता है वो अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच होता है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि आपतन कोण कौन सा होता है। तो
सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने। आधुनिक के परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा तैयार किया गया था? जॉन डाल्टन के द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा, डी ब्रोगली के द्वारा और डी आई मेंडलिफ के द्वारा। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो आधुनिक परमाणु सिद्धांत है ये किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, जॉन डाल्टन, बिल्कुल ही सही जवाब है। परमाणु क्या होता है? तो परमाणु उदासीन होता है। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होता है और इसके चारों तरफ चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न आपके सामने कि कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है राइबोसोम्स, बी है न्यूक्लियस और सी देखते हैं, सी है आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया और डी है न्यूक्लियोलस। अब बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 21वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सी बता रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल ही सही जवाब है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि उन शराब त्राष्टियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि उन शराब त्राष्टियों के नाम बताना है जिसके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है। तो 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, मेथिल अल्कोहल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? कार्य का एसआई मात्रक जूल, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम और डी है दाब का एसआई मात्रक डाइन। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। कार्य का जूल, बल का न्यूटन, द्रव्यमान का किलोग्राम, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न आपके सामने, प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन और ऑक्सीजन। बताइए 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न से कौन सा गैस उपयोग की जाती है? तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? साधारण पानी, भारी पानी, द्रव अमोनिया और द्रव हाइड्रोजन। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो 25वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, भारी पानी यानी D2O, ड्यूट्रियम ऑक्साइड। यहाँ पर डी है जो कि हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान ब्रह्मांड में सभी स्थान पर बराबर होता है, पृथ्वी पर सभी स्थान पर बराबर होता है, पृथ्वी पर स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है और चंद्रमा पर अधिक है और क्योंकि उसका व्यास कम है। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वह पृथ्वी पर स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अब 27वां प्रश्न देख लेते हैं। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जैसे इस प्रैक्टिस सेट में हम प्रश्न का लेवल कराए हैं और प्रश्न करा रहे हैं, इसी लेवल का आपका एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट साबित होने वाला है आपके एग्ज़ाम के व्यू से। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो क्या होता है? किया गया कार्य उस चाल पर निर्भर करता है जिससे वह पथ तय करता है। बी है कि किया गया कार्य उसके द्वारा लिए गए पथ पर निर्भर करता है। सी है उस गुरुत्व के विरुद्ध का कार्य कर रहा है और डी है गुरुत्व के विरुद्ध कोई कार्य नहीं होता है। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो क्या होता है? तो वह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर जो पहाड़ पर मनुष्य चढ़ेगा तो उधर मनुष्य ऊपर की तरफ बल लगाएगा, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वाकर्षण बल अपने तरफ खींचेगा तो वह
गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? गंध से, दृष्टि से, नर्तन से और स्पर्श से। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, नर्तन से, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि ब्रेड बनाने में गूंथा हुआ आटा किसके कारण उठता है? पकाने की प्रक्रिया में ऊष्मा की क्रिया के कारण, गूंथे हुए आटे में कोशिका क्रिया के कारण, गूंथने के काम में लाए जाने वाले पानी का वाष्पीकरण के कारण और किण्वन प्रक्रम के दौरान बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की मोचन क्रिया के कारण। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, किण्वन प्रक्रम के द्वारा बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की मोचन क्रिया के कारण। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा पदार्थ समुद्री जल से निकाला गया है? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, कोबाल्ट और ब्रोमीन। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्न में से कौन सा पदार्थ समुद्री जल से निकाला गया है? तो ब्रोमीन। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि इबोला वायरस का नाम लिया गया एक शहर के नाम से, एक प्रांत के नाम से, एक नदी के नाम से और एक पर्वत के नाम से। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इबोला जो वायरस है, इसका नाम किससे लिया गया है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, एक नदी के नाम से, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न, एक जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व क्या है? गंधक, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन, सी है ऑक्सीजन और डी है नाइट्रोजन। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, कार्बन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि स्नेल का नियम किससे संबंधित है? प्रकाश के प्रवर्तन से, प्रकाश के अपवर्तन से, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से और द्रव में तैरते हुए वस्तु से। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? स्नेल का नियम किससे संबंधित है? तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, प्रकाश के अपवर्तन से, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न आपके सामने कि समुद्र के सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? विवर्तन के कारण, परिक्षेपण के कारण, ध्रुवन के कारण और परावर्तन के कारण। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? समुद्र के सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, ध्रुवन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने कि समुद्र नीला प्रतीत होता है अधिक गहराई के लक्षण के कारण, आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जल के नीले रंग के कारण और जल के ऊपरी सतह के कारण। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं कि आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है, जो कि समुद्र नीला प्रतीत होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 36वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? जल है, पारा है, बेंजीन है और चमड़ा है। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, पारा, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर यहाँ पर विद्युत का पूछा जाए तो चांदी याद रखिएगा, चांदी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? संगमरमर, क्वार्ट्ज़ाइट, स्लेट और ग्रेनाइट। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? 37वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, ग्रेनाइट, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? हिमालय, किलिमंजारो, एटना और अरावली। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्न में से कौन से रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? विश्व का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो अरावली याद रखिएगा। और 38वां प्रश्न का भी जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, अरावली पर्वत।
और अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है? तो गुरु शिखर, जिसका हाइट कितना है? तो 1722 मीटर। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी के पहाड़ियों पर, शिवालिक के पहाड़ी पर, नलमला पहाड़ी पर और नर्मदा घाटी में। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो 39वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, नर्मदा घाटी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि पश्चिमी घाट में पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियाँ किस कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? अपर्दित पदार्थों के कमी के कारण, अधिक ढलान के कारण, पेड़ पौधे मुक्त क्षेत्र के कमी के कारण और कम वेग के कारण। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जितने भी पश्चिमी घाट के तरफ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ है, किस कारण से डेल्टा का निर्माण नहीं करता है? तो 40वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, अधिक ढलान के कारण, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से, अरब सागर के मानसून से और लौटते मानसून से। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, किन कारणों से होती है, किस मानसून के कारण होती है? तो 41वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, पश्चिमी विक्षोभ, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी स्टडी ग्रुप में है उसमें इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? कन्याकुमारी से बारामूला के बीच में, डिब्रूगढ़ से नालिया के बीच में, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी और तिरुवनंतपुरम से नई दिल्ली। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, और उस ट्रेन की नाम क्या है? तो विवेक एक्सप्रेस, जो सबसे लंबी दूरी तय करती है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की अनुमानित दूरी कितना है? 3200 किलोमीटर, 4100 किलोमीटर, 3700 किलोमीटर और 4800 किलोमीटर। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत के उत्तरी तथा दक्षिणी छोर के बीच अनुमानित जो दूरी है वो 3200 किलोमीटर है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 44वां प्रश्न है कि चंदन का वृक्ष सामान्यतः किन वनों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, अल्पाइन वन में, उष्णकटिबंधीय क्षारीय वन में और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? चंदन के वृक्ष सामान्यतः किन वनों में पाए जाते हैं? तो 44वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, बिल्कुल ही सही जवाब है। और जो चंदन का वृक्ष है सबसे अधिक किस राज्य में पाए जाते हैं? तो कर्नाटक में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि कोंकण रेलवे किन पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? तो वेस्टर्न घाट। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है आपके सामने कि सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में, तमिलनाडु में, दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सांभर झील कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 47वां प्रश्न है आपके सामने कि ओंकारेश्वर परियोजना निम्न नदियों में से किस एक से संबद्ध है? चंबल से, नर्मदा से, ताप्ती से और भीमा से। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ओंकारेश्वर परियोजना निम्न नदियों में से किस एक से संबद्ध है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, नर्मदा नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है जो कि मध्य प्रदेश में है और वहाँ से निकलकर जाकर अरब सागर में गिरती है। और नर्मदा नदी को गुजरात का जीवन रेखा कहते हैं और इस पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िला में स्थित है। और इस पर एक बांध है जो कि गुजरात में है जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध, याद रखिएगा। 48वां प्रश्न है आपके सामने कि नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, कोची में,
चेन्नई में और देहरादून में। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है। तो 48वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं कोची, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख थे जीव राय मेहता, बलवंत राय मेहता, श्री मनारायण और जगजीवन राम। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू हुआ उनका नाम क्या था, उसके प्रमुख कौन थे। तो बलवंत राय मेहता। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं होते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य और डी है राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 50वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही जवाब है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी भाग लेते हैं, राज्यों के निर्वाचित सदस्य ये भी भाग लेते हैं और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 51वां प्रश्न आपके सामने कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। वह संसद का एक संघटक भाग है, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेते हैं और सी है वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं और डी है वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकते हैं। बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 51वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं कि वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेते हैं, ये गलत है। बाकी यहाँ पर ए, सी और डी है जो कि बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न आपके सामने कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होता है। लोकसभा के अध्यक्ष पर, राष्ट्रपति पर, प्रधानमंत्री पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वह राष्ट्र का तो प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह युक्ति किस पर लागू होता है। तो 52वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं राष्ट्रपति, बिल्कुल ही सही जवाब है। तो इस प्रकार ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। ये सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।